सभी विद्यार्थियों का संस्कार भारती पीजी कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर की जो नेक्स्ट क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टैटिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिक्स। हमने टॉपिक हो गया था, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि मिड वैल्यू से क्लास किस प्रकार से डिटरमाइन की जाती है, मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनाई जाती है। और आई होप दैट आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से आ गया। मैंने प्रैक्टिस भी करवाई थी, क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अपना आज का नया टॉपिक है कि सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और एक संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उद्देश्य के आधार पर भी सांख्यिकी श्रेणियों को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला, समयानुसार श्रेणी। पहला कौन सा हो गया? समयानुसार श्रेणी, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज। दूसरा आपका दूसरा था स्थानानुसार श्रेणी। स्थानानुसार स्पेक्ट्रल सीरीज। तीसरा आपका था स्थिति अनुसार कंडीशनल सीरीज। देखिए, उद्देश्य के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। समय अनुसार श्रेणी, स्थान अनुसार श्रेणी, स्थिति अनुसार श्रेणी, तीन भागों में बांटा गया। उसी प्रकार से संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, संरचना के आधार पर भी सांख्यिकी श्रेणियों को तीन भागों में ही बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहली आती है व्यक्तिगत श्रेणी, बोले तो इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरी आपकी अखंडित श्रेणी, इसको बोले तो कंटीन्यूअस सीरीज। कितने भागों में बांटा गया है? सांख्यिकी श्रेणियों को के प्रकार है, दो पार्ट के। उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, समय अनुसार श्रेणी, टाइम सीरीज। स्थान अनुसार श्रेणी, स्थिति अनुसार श्रेणी। संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। फिर खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, अखंडित श्रेणी, कंटीन्यूअस सीरीज। देखिए, आपको जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जब आपके सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आपको ये मालूम है कि व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी है, खंडित श्रेणी कौन सी है, अखंडित श्रेणी, इसको सतत असतत श्रेणी भी बोलते हैं और इसको सतत श्रेणी भी बोलते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी व्यक्तिगत श्रेणी है, कौन सी खंडित श्रेणी है और कौन सी अखंडित श्रेणी है। अगर आपको ये डिटरमाइन करना आ गया, ये डिटरमाइन करना आ गया, ये निर्धारण करना आ गया कि ये आप पहचान जाए कि ये व्यक्तिगत श्रेणी है, तो व्यक्तिगत श्रेणी का आपको फॉर्मूला लिखा होगा टेबल में, तो उसमें से आप फॉर्मूला पुट करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको मालूम है क्वेश्चन को देखते हैं कि ये खंडित श्रेणी है, तो खंडित श्रेणी का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले आपको ये आना चाहिए कि क्वेश्चन में कौन सी श्रेणी है, कि वो व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, कि वो खंडित श्रेणी है या अखंडित श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी व्यक्तिगत श्रेणी है, कौन सी खंडित श्रेणी है। क्लियर है? आगे बात करते हैं।
देखिए टाइम सीरीज, देखिए टाइम सीरीज में क्या होता है, समय को प्रधानता होती है, प्रधानता कि समय के आधार पर, जैसे वर्ष हो गया, माह, दिन, घंटे, मिनट, इत्यादि के आधार पर तथ्य या जो भी आंकड़े होते हैं उनको क्या किया जाता है, अनुविन्यासित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, अनुविन्यासित किया जाता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, समय अनुसार श्रेणी, टाइम सीरीज। मैं वापस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि समय को प्रधानता दी जाती है इस श्रेणी में। जब भी कोई तथ्य को प्रकट किया जाता है तो समय के आधार पर आप उसमें वर्ष ले सकते हैं, माह ले सकते हैं, दिन ले सकते हैं, घंटे ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, इत्यादि के आधार पर जो भी आंकड़े हैं, जो भी संबंध है, जो भी तथ्य है, उनको आप अनुविन्यासित कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा समय, वर्ष, मैंने यहां लिखा जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। मैंने यहां पे 1981, 1991, 2001, 2011 मैंने एक वर्ष के आधार पर क्या किया, जनसंख्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, आंकड़े प्रदर्शित कर रहा हूं, तो मैं कौन सी श्रेणी बना रहा हूं, समय अनुसार श्रेणी में प्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए जनसंख्या मैंने यहां लिख दिया 80, 90, 102 और 121, करोड़ों में ले सकते हैं आप, कि ये जनसंख्या बता दी गई कि 1981 में जनसंख्या की थी 80 करोड़, 1991 में 90 करोड़, 2001 में 102, 2011 में 121। क्लियर? ठीक है, तो मैंने ये किस आधार पर बताया कि समय अनुसार श्रेणी, टाइम सीरीज के आधार पर किस प्रकार से हम श्रेणी बना सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी है, टाइम सीरीज। क्लियर है? कहने का मतलब समय को प्रधानता दी जाती है, समय के आधार पर ही आंकड़ों को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी, समय अनुसार श्रेणी कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट श्रेणी, स्थानानुसार। स्थानानुसार श्रेणी में क्षेत्र या भौगोलिक आधार पर हम डेटा को क्या करते हैं, प्रस्तुत, स्थान या कोई भी भौगोलिक डेटा है उसके आधार पर, स्थान या भौगोलिक आधार पर, स्थान या भौगोलिक आधार पर जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, उनको हम प्रस्तुत करते हैं। तो फिर अगर हमने स्थान या भौगोलिक आधार पर प्रस्तुत किया तो वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी, स्थानानुसार। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि जनसंख्या ही है, तो मैंने यहां लिख दिया जैसे राज्य, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, जनसंख्या। मैंने जनसंख्या को किसके आधार पर बता दिया, स्थान के आधार पर बता दिया कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ये मैंने जनसंख्या को किसके आधार पर प्रस्तुत किया, स्थान के आधार पर, भौगोलिक आधार पर। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी, स्थानानुसार श्रेणी। कौन सी श्रेणी होगी, स्थानानुसार श्रेणी। क्लियर है?
तो ये एग्जांपल हो गया कौन सी श्रेणी का, जे मैंने जनसंख्या को वर्ष के आधार पर बताया था तो वो समय अनुसार श्रेणी हो, और मैं किसी स्थान या भौगोलिक आधार पर बताऊंगा तो वो श्रेणी कौन सी हो जाएगी, स्थानानुसार श्रेणी। स्थिति के अनुसार श्रेणी। देखिए कंडीशनल सीरीज, ठीक है, आप किसी परिस्थिति के आधार पर, जो भी परिस्थिति है, परिस्थितियों के आधार पर, जैसे आप छात्रों का वजन, लंबाई, इत्यादि के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, डेटा को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। उम्र के आधार पर, उम्र आदि के आधार पर समंको या तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो आपकी कौन सी श्रेणी कहलाएगी, कौन सी श्रेणी कहलाएगी, स्थिति अनुसार श्रेणी। जैसे मैंने यहां लिया वजन, बोले तो भार, क्या लिया, वजन, भार, भार। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। विद्यार्थियों की संख्या, मैंने कहा एक कक्षा के विद्यार्थी थे और मैंने उनके भार को प्रस्तुत किया कि 10 से 20 भार वाले 5 विद्यार्थी थे, 20 से 30 किलोग्राम वजन वाले भार वाले विद्यार्थी 10 थे, 30 से 40 वाले 2 विद्यार्थी, 40 से 50 वाले 20 विद्यार्थी हैं और 50 से 60 किलो वजन का मात्र एक ही विद्यार्थी है। क्या है, कितने विद्यार्थी है, एक। तो अगर हम कोई भी डेटा है, समंक है, उनको हम किसके आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई भी स्थिति के अनुसार, किसके अनुसार, स्थिति के अनुसार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी आपकी स्थिति अनुसार श्रेणी। जैसे वजन के आधार पर आपने छात्रों को बता दिया, लंबाई के आधार पर आपने छात्रों को बता दिया, उम्र के आधार पर आपने छात्रों को बता दिया कि इस कक्षा में इतनी इतनी उम्र के इतने विद्यार्थी हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए उद्देश्य के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया था। पहली थी समय अनुसार श्रेणी, दूसरी थी स्थानानुसार श्रेणी और तीसरी थी आपकी स्थिति अनुसार श्रेणी। क्लियर है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके आधार पर बात करते हैं। देखिए एक कक्षा है, ये अपनी कक्षा है, एक कक्षा है और अब कक्षा, और इस कक्षा में विद्यार्थी है, कक्षा में विद्यार्थी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 विद्यार्थी। हमने लिया कि एक कक्षा में 25 विद्यार्थी, कुल मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी बराबर 25। और कक्षा में हमने क्या किया, इस कक्षा का हमने क्लास टेस्ट लिया और इनके एग्जाम में मार्क्स आए, मार्क्स प्राप्त अंक, मार्क्स आए कक्षा में, मार्क्स आए प्राप्त अंक, प्राप्त अंक। देखिए 25 विद्यार्थी हैं,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 विद्यार्थी हैं। क्लियर? अब 25 कुल 25 विद्यार्थी और उनके प्राप्तांक दे रखे हैं। प्राप्तांक प्राप्त कुल मार्क्स था, पेपर कुल मार्क्स का था 50 मार्क्स का। 50 में से मार्क्स आ रहे हैं एक विद्यार्थी के 4 10 15 20 18 27 30 35 45 49 48 25 15 17 27 45 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 35 45 49 50 49 15 20 30 30 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ये 25 विद्यार्थियों के मार्क्स आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 और 25 कुल 25 विद्यार्थियों में 25 विद्यार्थियों के मार्क्स आ गए। एक विद्यार्थी था जिसके 4 मार्क्स आए 50 में से, एक विद्यार्थी था 10 मार्क्स आए 50 में से, एक विद्यार्थी था 15 मार्क्स आए 50 में से, एक के 20 आए, एक के 18 आए, एक विद्यार्थी के 27 आए, एक विद्यार्थी के 30 मार्क्स आए, एक विद्यार्थी के 35 मार्क्स आए, एक विद्यार्थी के 45 आए, एक विद्यार्थी के 49 मार्क्स आए, एक के 48, एक के 25, एक के 15, फिर एक विद्यार्थी के 17 27 45 20 30 35 45 49 49 15 और 20 ये मार्क्स आए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी बताई संरचना के आधार पर पहली श्रेणी थी व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सी श्रेणी थी? व्यक्तिगत श्रेणी। अगर मैं डेटा को ऐसे बता देता हूं कि देखिए मैंने यहां लिख दिया व्यक्तिगत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद मूल्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। प्रत्येक पद मूल्य, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद मूल्य स्वतंत्र हो, तो दूसरे मूल्यों पर आश्रित नहीं, तो वो श्रेणी कौन सी कहलाएगी? व्यक्तिगत श्रेणी। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने बताया प्राप्तांक, और मैंने सभी विद्यार्थियों के यहाँ प्राप्तांक लिख दिए। सभी विद्यार्थियों के मैंने क्या लिखी? प्राप्तांक लिख दिए। मैंने लिखा 4 10 15 20 18 27 30 35 45 49 48 25 15 15 17 27 45 20 30 और ये कंटिन्यू में आ जाएगा 30 35 45 49 49 49 15 20। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने कितने थे? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25। अगर आप ये डेटा थे और इनको आपने यहाँ प्रस्तुत कर दिए, पूरे प्राप्तांक बता दिए कंटिन्यू कि ये प्राप्तांक आए थे विद्यार्थी। क्लियर? ये प्रत्येक पद मूल्य अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। तो ये कौन सी श्रेणी होगी? व्यक्तिगत श्रेणी होगी। और इसे नोट करते हैं किससे? x से। तो ये ठीक है, कौन सी श्रेणी होगी? व्यक्तिगत श्रेणी। तो समझ में आया कि व्यक्तिगत श्रेणी कौन सी होती है। अब इसी वे में हम बात करते हैं आपसे, ये तो व्यक्तिगत श्रेणी का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी कौन सी श्रेणी? खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, खंडित श्रेणी की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक पद मूल्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद मूल्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, दूसरे मूल्यों पर आश्रित होता है, वो कौन सी श्रेणी कहलाती है? खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी को एसएसएस श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? एसएसएस। अंग्रेजी में इसे डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं बता रहा हूं यहां पर प्राप्तांक और मैंने यहां बता दिया विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या देखिए, प्राप्तांक 4 10 15 15 17 18 20 20 27 30 35 45 48 25 49 ये मार्क्स रहे थे। 4 10 15 17 18 20 25 27 30 35 45 48 और 49 ये मार्क्स है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, देखो सबसे पहले कितने मार्क्स हैं? 4। तो 4 मार्क्स आने वाले यहाँ विद्यार्थी कितने हैं? केवल एक विद्यार्थी। ठीक है, 10 मार्क्स आने वाले 1, केवल एक ही है, एक है। 15 मार्क्स आने वाले देखिए 1 और ये 2। तो 2 विद्यार्थी के कितने मार्क्स आ रहे हैं? 15 मार्क्स। 17 मार्क्स आने वाला मात्र कितना विद्यार्थी है? 15 मार्क्स आने वाले 3 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 3। तो ये कितने हो जाएंगे? 3। 17 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी हैं 1। 18 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी भी कितना है? 1। 18 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी 1 ही है। फिर बात करते हैं 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स देखिए 1 2 और 3। 3 विद्यार्थी हैं जिनके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 20। 1 विद्यार्थी है जिसके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 25। 27 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी 1 2 2। 30 मार्क्स आने वाला 1 और 2। 35 मार्क्स आने वाले 1 है। 45 मार्क्स आने वाले 3 है। 48 वाला 1 है और 49 मार्क्स देखिए 1 45 वाले 3 है और 48 मार्क्स वाले 1 2 3 13 1 4। अब ये मैंने बता दिया। तो देखिए 1 और 1 2 और 5 6 7 3 10 11 13 13 और 2 15 16 16 और 3 19 20 और 4 24 एक रह गया। 49 मार्क्स वाले 1 2 3 और 4 हैं। 20 वाले 3 हैं। 45 1 2 3 है। 35 वाले 2 हैं। 35 मार्क्स वाले कितने विद्यार्थी हैं? 2। तो ये कितना हो गया? 25।
बराबर कितना होगा 25। आई बात समझ। देखिए खंडित श्रेणी प्राप्तांक है, मैंने बता दिया 4 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, वहां से 1, 10 मार्क्स आने वाले आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1, 15 मार्क्स आने वाले कितने हैं, 3, 17 मार्क्स आने वाले मात्र 1 विद्यार्थी, 18 मार्क्स आने वाले कितने विद्यार्थी, 20 मार्क्स आने वाले कितने विद्यार्थी, काउंट कर लीजिए। देखिए 1, 2 और 3 विद्यार्थी। उसके बाद 25 मार्क्स आने वाले मात्र 1 विद्यार्थी, 27 मार्क्स वाले 2 हैं, 30 वाले 2 हैं, 35 वाले 2 हैं, 45 वाले 3 हैं, 48 वाले 1 है, 49 मार्क्स आने वाले 1, 2, 3 और 4 विद्यार्थी हैं। तो ये आपकी ये कौन सी श्रेणी कहलाएगी, ये आपकी खंडित श्रेणी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर अखंडित श्रेणी। कौन सी श्रेणी? अखंडित श्रेणी, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। देखिए अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज, कौन सी श्रेणी? अखंडित श्रेणी। और अखंडित श्रेणी का निर्माण वर्गांतरों के आधार पर किया जाता है, वर्ग बनाकर किया जाता है। और वर्ग किस प्रकार से बना सकते हैं वो अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं कि आप कितने बड़े कितने छोटे, किस प्रकार से आप वर्ग बनाते हैं। तो आप वर्ग किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे प्राप्तांक मैक्सिमम कितने हैं 50 और मिनिमम कितने हैं 4। तो भाई 50 में से मार्क्स आ रहा है और 0 भी आ सकता है। तो आप ये वर्ग स्टार्ट कीजिए। जैसे देखिए मैंने कहा लिखा प्राप्तांक मार्क्स, मैंने आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 10, 10 का वर्ग बना दिया मैंने, 30 से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 50, ये वर्ग बना दिया मैंने। और यहाँ लिखा मैंने विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से 4, देखिए आप काउंट कीजिए किस प्रकार से, क्या पहली बार कर लीजिए, ये कहता है 4 तो इसमें आएगा 4, 1 है, 10 इसमें काउंट करेंगे, 15 इसी में आएगा, 20 नेक्स्ट में आएगा, 18 इसी में आएगा, 27 इसमें आएगा, 30 नेक्स्ट में जाएगा, 35 ये लो 1 टेबल, 45 इसमें आएगा, 49 इसी में आएगा, 48 भी इसी में आएगा, 25 ये लो 25, ये कितना है 15 तो ये लो 15, ये 17 तो ये 17 इसके ऊपर से जाएगा, 27 ये लो 27, ये 45 ये लो 45, फिर ये 20 इसी में आएगा ये लो, फिर ये 30 ये लो, 35 इसी में, 45 ये लो, 49 ये लो, फिर 49, फिर एक बार 49, 15 ये लो, फिर कितना 20 ये लो। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 5 है 6, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5 और 3 8। तो देखिए काउंट कीजिए 8 और 4 12 और 6 18, 18 और 6 24 है 25। तो n बराबर कितना हो गया भाई, आपने प्राप्तांक बताया थे कुल 25 विद्यार्थी होंगे, तो 25 विद्यार्थी हैं ना टोटल 25। भाई इसमें ये हो गया अखंडित श्रेणी में कि अखंडित श्रेणी इसलिए निर्मित की जाती है, अखंडित श्रेणी के आधार पर आंकड़ों या संबंधों को इसलिए अनुविन्यासित किया जाता है ताकि आपको आसानी से सरलता से समझ में आ जाए और आप उसको अच्छे से समझ सकें। एक तो आप इतना डेटा है वो आपको रिमेंबर नहीं हो सकता है, याद भी नहीं हो सकता कि कौन से कितने विद्यार्थी, लेकिन ये आपको मालूम हो सकता है कि 0 से 10 इजी हो गया ना, तथ्य क्या जो भी तथ्य थे आंकड़े सब को इजी हो गए कि जीव वर्ग बनाने से 0 से 10 मार्क्स आने वाले कितने विद्यार्थी हैं 1, 10 से 20 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितना है 6, 20 से 30 मार्क्स आने वाले
प्रकार से दिखाई देगी, खंडित श्रेणी कैसी होती है और अखंडित श्रेणी कैसी होती है। तो क्लियर हो गई बात, ये चीज आपको समझ में भी आ गई। आगे चलें। आगे बात करते हैं हम, जो अखंडित श्रेणी होती है उसके दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। किसके? अखंडित श्रेणी के। देखिए जो कंटिन्यूअस सीरीज होगी, अखंडित श्रेणी होगी, उसके कितने रूप होंगे? दो रूप होंगे। एक तो अपवर्जी रूप और दूसरा कौन सा होगा? समावेशी रूप। इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म। कौन कौन से रूप होंगे? दो रूप होंगे। एक को क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव और दूसरे को क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। क्लियर है ये बात? ठीक है। एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म। अब देखिए अखंडित श्रेणी दो रूपों में हो सकती है, अपवर्जी रूप में भी हो सकती है और समावेशी रूप में भी हो सकती है। एक तो अपवर्जी रूप में भी हो सकती है और दूसरी आपकी समावेशी रूप में भी हो सकती है। देखिए अपवर्जी रूप, अपवर्जी रूप की हम बात करते हैं। देखिए मैं एग्जांपल नोट कर रहा हूं अपवर्जी रूप का। आप कह सकते हैं कि अपवर्जी रूप किस प्रकार से, देखिए डेफिनेशन भी आपको भी याद हो जाएगी, इसका अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे। और समावेशी रूप एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अभी बात की हमने, क्या लिखा है यहाँ पे? प्राप्तांक, मार्क्स लिखे, और यहां पे मैंने लिखा विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं इसका अपवर्जी रूप का। मैंने ये लिखा कि 0 से 10 मार्क्स आने वाले कितने विद्यार्थी? 10 से 20 3, 20 से 30 5 और 30 से 40 मार्क्स आने वाले कितने विद्यार्थी? 4। क्लियर? मैंने यहाँ देखिए अपवर्जी रूप का एग्जांपल बता रहा हूं कि प्राप्तांक है, वो बता रही है विद्यार्थियों की संख्या। अब पहचानेंगे इसीलिए अपवर्जी रूप है, तो देखिए पहचानने का तरीका होता है कि ये एक्सक्लूसिव फॉर्म कैसे है, अपवर्जी रूप कैसे है। देखिए ध्यान से देखिए इसको अच्छे से। ये देखिए ये L1 होती है तो ये L2 होती है। L1 को क्या बोलते हैं? मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि वरक सीमाएं, वरक सीमाएं कि जिन दो मूल्यों द्वारा किसी, जब जिन दो मूल्यों द्वारा किसी मूल्य का विस्तार निर्धारित किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? वरक सीमाएं कहलाती है। पहली सीमा को L1 नोट करते हैं, निम्न सीमा, और ये होती है उच्च सीमा। तो आप कह सकते हैं कि एक वर्ग की उच्च सीमा, ये L2 है, ये क्या है? उच्च सीमा। एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की क्या होती है? निम्न सीमा होती है। तो उसे क्या कहेंगे? अपवर्जी रूप कहेंगे। क्या कहेंगे रे? अपवर्जी रूप। वापस देखिए, एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है तो कौन सा रूप कहलाएगा? अपवर्जी रूप। फिर आगे देखिए, ये दूसरा वर्ग है, इसकी ये उच्च सीमा है, ये इसकी क्या हो गई? निम्न सीमा, तो ये कौन सा रूप हो गया? अपवर्जी रूप हो गया। फिर आगे देखिए, ये क्या है? उच्च सीमा है, तो आगे जाकर नेक्स्ट वर्ग की क्या हो गई? निम्न सीमा, तो ये क्या होगा? अपवर्जी रूप। तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से कि एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है तो वो अपवर्जी रूप कहलाता है। क्लियर हो गई बात? वापस मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि एक वर्ग की उच्च सीमा, एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न
समावेशी रूप का एग्जांपल फिर बताता हूं। देखिए प्राप्तांक लिए मार्क्स बार बार अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स। और यहां विद्यार्थियों की संख्या, मैंने यहां लिखा कि 0 से 9 मार्क्स आने वाले कितने विद्यार्थी? 2। मैंने लिखा 10 से 19 मार्क्स आने वाले 3। और मैंने लिखा 20 से 29 मार्क्स आने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। मैंने लिखा 30 से 39 मार्क्स वाले विद्यार्थी कितने हैं? 4। तो देखिए ये एग्जांपल हो गया, इसमें और इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो देखिए प्राप्तांक 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39। तो देखिए ये उच्च सीमा है L2 है और ये निम्न सीमा है L1 है। ये निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। उच्च सीमा, अपर लिमिट। बात क्लियर है? देखिए ये लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा। तो देखिए मैं समावेशी श्रेणी का अर्थ बता रहा हूं आपको, आसानी से यहां क्लास में याद हो जाएगा। कैसे, इस प्रकार से याद होगा। देखिए किस प्रकार से याद रखेंगे कि एक वर्ग की उच्च सीमा, क्या बोला मैंने? एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। तो कौन सा रूप होगा? समावेशी रूप होगा। फिर देख लीजिए, एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है, तो उसे कौन सा रूप कहते हैं? समावेशी रूप कहते हैं। तो दोनों रूप क्लियर है। एक तो कौन सा रूप? अपवर्गी रूप, और दूसरा कौन सा? समावेशी रूप। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म, तो इसे बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि अपवर्गी रूप में तो क्या होता है? एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, लेकिन समावेशी रूप में एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। ये क्लियर है? पक्का? देखिए मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक एग्जांपल लिख रहा हूं। तो आप बताइए कि ये कौन सा रूप है? तो देखिए मैंने यहाँ लिखा आयु, एज। और मैंने यहाँ लिखा विद्यार्थियों की संख्या। मैंने लिखा किसकी? विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 39 से 40 से 49। मैंने 2, 5, 10, 2, 5, 10, 8। देखिए मैंने यहाँ फिर एक एग्जांपल। बताइए बताइए आप बताइए कि ये कौन, बता सकते हैं आप कि ये कौन सी श्रेणी का रूप है? इस पहले तो श्रेणी कौन सी है, तो कौन बताएगा? तो देखिए श्रेणी तो ये है एकेडमिक, मैं ही बता देता हूं, लेकिन आप ये डिटरमाइन करके बताइए मुझे कि ये समावेशी रूप है कि अपवर्गी रूप? बताइए ये कौन सा रूप है? समावेशी है या अपवर्गी है? कौन बताएगा? देखिए 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, ये कौन सा रूप है? तो ये समावेशी रूप है। कौन सा रूप है? समावेशी। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा, क्योंकि इसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा
ये उच्च सीमा क्या इसकी निम्न सीमा है? नहीं। ये फिर उच्च सीमा क्या इसकी निम्न सीमा है? नहीं है। तो ये कौन सा रूप हो गया? समावेशी रूप हो गया। चले आगे, दोनों रूप समझ में आ गए। एक अपवर्ती रूप तो दूसरा कौन सा रूप रहे? समावेशी रूप। कभी कभार क्या होता है प्रश्न में क्वेश्चन में समावेशी रूप आ जाता है, तो उस समावेशी रूप को अपवर्ती रूप में परिवर्तन करना पड़ता है। समावेशी रूप को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? अपवर्ती रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपको ये भी सिखाना पड़ेगा कि समावेशी रूप को अपवर्ती में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो ये भी आपको बताया जाएगा कि समावेशी रूप को अपवर्ती रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा केवल जब हम गणना करते हैं समांतर माध्य की, तब कोई जरूरत नहीं होती, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती कि आप समावेशी रूप को अपवर्ती में कन्वर्ट करें। आप समावेशी रूप में है तो उसे समावेशी रूप में ही उसमें समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। लेकिन आप गणना कर रहे हैं मीडियन मध्य का और बहुलक मोड की, तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन में समावेशी रूप को अपवर्ती में परिवर्तित करना पड़ता है और फिर उसको हल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टॉपिक आज के क्लियर हो गए, अखंड श्रेणी, अपवर्ती रूप और समावेशी रूप। क्लियर है? चलो आगे। समावेशी रूप को अपवर्ती रूप में परिवर्तन, देखिए कैसे परिवर्तन करते हैं। मैंने यहां लिखा प्राप्तांक, मैंने लिखा 10 से 19 और 20 से 29 और 30 से 39। ये अपने क्या है? समावेशी रूप है। अब इसको, ये तो कौन सा रूप है? समावेशी। अपने को किस में कन्वर्ट करना है? अपवर्ती रूप में। अपवर्ती रूप में कन्वर्ट करेंगे। कौन से रूप में? अपवर्ती रूप में। तो देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। इस 1 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 0.5। 20 और 19 में अंतर करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 का आधा क्या होगा? 0.5। तो देखिए प्राप्तांक, इसमें इस 0.5 को घटा दीजिए तो क्या होगा? 2.5। इस 0.5 को इसमें जोड़ दीजिए तो 19.5। इस 0.5 को इसमें घटा दीजिए तो 19.5। इस 0.5 को इसमें जोड़ दीजिए तो 29.5 और इस 0.5 को 30 में से घटा दीजिए 29.5 और जोड़ेंगे तो 39.5। तो ये